तो आज हम पिछली बार जो हमने बात किए थे उसके बाद में आज की बात करेंगे। तो हमने पिछली बार पढ़ ही लिए थे कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है और जो पढ़ना है उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया था सिलेबस का। तो अब बात करते हैं कि इनमें से जैसे एमडीएस का पेपर होता है तो उसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। तो उसमें से हर एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और फिर हमको उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। कम समय है और कम समय में अपन को ज़्यादा मार्क्स गेन करना है। अपन अगर हार्ड टॉपिक पे रहेंगे तो अपन 25 में से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और या फिर अगर हम एक स्ट्रैटेजी से चले एक, तो हम फिर अच्छे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो हम इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो 25 क्वेश्चन में से तो जैसे कि ये है और ये है, इनमें से एमटीएस में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन ही आएगा। तो 25 क्वेश्चन है। तो या तो इसमें क्या होता है कि आरसी थोड़ा ज़्यादा आसान है क्लोज टेस्ट से, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि ग्रामर ज़्यादा पूछा जाता है और आरसी में क्या रहता है, ग्रामर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरसी आया तो आप 2-3 क्वेश्चन तो आराम से ही कर लोगे। तो स्पेलिंग में क्या रहता है, इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स के 2-3 या कभी कभार 1 या 2, इसमें भी 2-3 आ जाते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी 2-3, इडियम्स में भी 2-3 आ सकते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है कि 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। और स्पॉट द एरर के भी इसमें कभी कभार ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और कभी कभार कम पूछ लिए जाते हैं। तो इसके भी अपन 2-3 मान सकते हैं। जैसा रीजनिंग में होता है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ हाँ, तो देखो, अगर इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 5-5 मार्क के लिए रहता है, तो 5-5 मार्क के लिए है क्वेश्चन, तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और एक ही पेपर में आता भी है एमटीएस में। सो सीजीएल में दोनों आ सकते हैं, लेकिन एमटीएस में तो एक ही आता है। तो आपको अगर ये थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है तो उसी में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। तो आसान पड़ जाता है कि अपन आरसी में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और सही अटेम्प्ट कर सके। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि हमको पहले शुरुआत किन से करना है और कौन से आसान टॉपिक है जिनसे हम मार्क जल्दी, आसानी से और बिना किसी टेंशन के मार्क गेन कर सकते हैं और सही आंसर लगाकर हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। देखो, इडियम्स और फ्रेजेस ये आसान है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कल हमने बात किए थे, ये भी आसान है। सिनोनिम्स भी आसान है, एंटोनिम्स भी आसान है। पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या होता है कि कभी कभार जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो थोड़े हार्ड आ जाते हैं। अगर इजी आ गए तो आप आराम से लगा लेंगे। वो इसीलिए बात है कि अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप पास हो जाओ तो वो आपको पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है। अगर वो नहीं चाहता कि आप पास ही नहीं हो तो वो बोलेगा कि मेरे मामा का नाम क्या है। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कभी कभार प्रश्न इस प्रकार भी आते हैं कि उनको कोई भी हल नहीं कर पाता, सिर्फ वो एग्जामिनर ही हल कर पाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्पेलिंग भी आसान है, हम स्पेलिंग भी पढ़ लेंगे और आपका आरसी भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा।
आप जैसे ये बाकी सारी चीजें पढ़ते पढ़ते ही अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में, न्यूज़पेपर की बात तो बहुत दूर की बात है बोलना, जैसे जो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस आते हैं तो उनमें सिर्फ इतना बड़ा पेपर रहता है और पूरा इंग्लिश में रहता है। पहली बात तो उसको समझना ही मुश्किल काम हो जाता है। पर जो आरसी जो रहते हैं वो पेपर के, वो उतने हार्ड नहीं आते और उतने बड़े बड़े नहीं आते। तो आप पहले एकदम छोटे छोटे और सिंपल आरसी से शुरुआत करेंगे तो आप थोड़े बहुत इसमें 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर सेक्स सिनोनिम या फिर एक एंटोनिम वही से पूछा जाता है, आपका जो पैसेज रहता है उसी में से। तो हमको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। हम देखेंगे कि आरसी को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, किस प्रकार सॉल्व करना है और किस तरह से हम उसमें ज्यादा मार्क ला सकते हैं। ठीक है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि इसमें ग्रामर पूछा जाता है ज्यादा, और अगर आप ग्रामर पढ़ने जाएंगे तो वह ज्यादा हार्ड है इस बाकी सारे वोकैब से। तो आपको मेरा सजेशन यही है कि पहले हम जो चीजें ज्यादा कठिन नहीं है उनको पहले करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय कम है। एमटीएस की जो डेट है वो जा चुकी है फॉर्म भरने की, तो पेपर कभी आता ही होगा। और जिस स्पीड से एसएससी काम कर रही है अभी पहली बार, उस स्पीड से जल्द ही बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली है। और अगर आप अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे ये वाली एग्जाम होंगी आपकी अगस्त में या फिर अगले महीने हो सकती है, तो उसके बाद से अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप आराम से ही एमटीएस में लग सकते हैं, और फिर एमटेक के साथ साथ आप सीजल भी आराम से क्रैक कर पाएंगे। देखिए ये स्पॉट द एरर है। हम बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उसमें भी देखते हैं कि कुछ जो टॉपिक रहते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं, तो हमको उनको ध्यान नहीं देना है, बाकी जो आसान टॉपिक्स है उन पर ज्यादा ध्यान करना है। हाँ, पहले हम जो आसान टॉपिक है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद में जो हार्ड टॉपिक है हम उन पर जाएंगे। तो अगर आप 1 2 3 4 5 6, अगर आप 9 में से 6 को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आते हुए भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि उनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है वो भी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फिर मैंने कल आपको बताया था कि एक जो बात है वह रट्टा मारने वाली है। रट्टा मारने वाली का मतलब ऐसा कि उसमें दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। हमको ऐसा नहीं है कि वहां एग्जाम हॉल में जाना है फिर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हमको, उसके पहले ही बहुत सारा पढ़ना पड़ता है उसके जैसे स्पॉट द एरर के लिए। आप जब स्पॉट द एरर को खत्म करेंगे उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस बनेंगे ही। पर अगर आप ये इनसे शुरुआत करेंगे, जैसे इनसे, तो मैं बता सकता हूं कि आप तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही आप सब लोग आगे की जो भी सब टॉपिक्स है उनमें मार्क हासिल कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बाकी इन सब को आसानी से धीरे धीरे एकदम पढ़ेंगे, जिनसे कि हम कोई भी क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं और आराम से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था। हमने आज पढ़ा कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड है, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इजी है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि ये सारे जो टॉपिक है ये ज्यादा आसान है, और आप इन सब में अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है, आपको बोलना तो बिल्कुल नहीं आता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने जैसे कि
जो गांव के बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, उन लोगों को 10th में, 11th में और 12th में काफी दिक्कत जाती है। अगर ये बच्चे साइंस ले लेते हैं तो फिर उनको और भी ज्यादा दिक्कत आती है। पहले बच्चे साइंस लेते हैं, फिर साइंस उनकी ले लेता है, ऐसी बात है। और जो बच्चे फिर बीए करते हैं हिंदी में, तो भी उनको एक सब्जेक्ट, बहुत सारे स्ट्रीम्स में इंग्लिश कंपल्सरी रहता है। तो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ती भी आती है, और आजकल इंग्लिश पढ़ना तो हर किसी के लिए आसान सी बात हो गई है, क्योंकि हम इस दौर में मोबाइल से दूर नहीं रह सकते और ज्यादातर मोबाइल की सेटिंग्स इंग्लिश में ही होती है। बच्चे को पढ़ते आए या मत आए, उसको पढ़ना जरूर आता है इंग्लिश में। और ऐसा नहीं रहता कि बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश पूछी जाती है, आसान सी इंग्लिश पूछी जाती है। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम आसानी से ही इंग्लिश को सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जब हम इडियम्स और फ्रेजेस से शुरू करेंगे कल से, तो आप पाएंगे कि 2-3 लेक्चर में ही आप सभी लोग इंग्लिश के इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस को आसानी से सही हल कर पाएंगे। तो इडियम्स और फ्रेजेस हम शुरुआत करेंगे, और पूरा इडियम्स और फ्रेजेस होने के बाद में अगर आप सभी लोग एसएससी एमटीएस के जो इडियम्स और फ्रेजेस इसी साल पूछे गए हैं या फिर इसके पिछले साल पूछे गए हैं, उनको ही सॉल्व करने बैठेंगे, तो आप सभी लोग में से बहुत सारे लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ कुछ लोग तो देखते ही उनके सही उत्तर आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये जीके समान रहता है कि क्वेश्चंस पढ़े हमने, फिर वो आया तो अपन फट से आगे टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। और रीजनिंग समान नहीं है कि 3 बंदे ऐसे बैठे हैं, फिर 5 और आके बैठ गए, एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, एक पीछे देख रहा है, एक आगे देख रहा है, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है। इतना नहीं देखते, ज्यादातर नॉर्थ या फिर साउथ में ही देखते हैं बच्चे क्वेश्चंस में। तो नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, तो हम आसानी से फिर वहां सोचना पड़ता है रीजनिंग में कि फिर क्वेश्चंस बनाते हैं, हम अपने 1-2 मिनट देते हैं, उसके बाद में आंसर नहीं बनता तो फिर हमको बहुत दुख होता है। पर इंग्लिश में वैसा नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हाँ, अगर आप स्पॉट द एरर में जाते हैं क्वेश्चंस में, तो आप थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं कि ऐसे से नहीं हो सकता तो फिर ये हो सकता है। पर इन सारी चीजों में ऐसा उतना कुछ नहीं रहता है। तो हमारा वीडियो, आज का वीडियो यही तक था। कल हम लोग और आगे पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि जो हिंदी माध्यम से बच्चे आते हैं, जिनको सिर्फ एक इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट रहता है पास करने के लिए, उन लोगों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे पढ़ के ही उनका दिमाग का विकास होगा और फिर वो लोग फिर ज्यादा स्पीड से और जो हार्ड क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। तो पहले हमको बेस बनाना जरूरी है। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप सब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है करके। अगर आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, आपको क्या उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि वहां पूछ रहा है कि ए के बाद में क्या आता है और आप बोल रहे, आपको लग रहा है कि ए के पहले क्या आता है, तो ऐसा नहीं। हमको अच्छे से जान लेना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, और अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चन के साथ में आपको रिलेट कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है किसी किसी प्रश्न में और आप अच्छे से पढ़े हैं, तो आप उस उत्तर तक आसानी से और सटीकता से पहुंच पाएंगे। तो हम सभी को
इंग्लिश को बहुत आराम से पढ़ना है। अभी जो बच्चे पहले से पढ़ चुके रहेंगे तो उनके लिए ये सब बातें पहले से ही पता रहती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंग्लिश में, वो रटते हैं बार बार एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार। पर क्या होता है उसके बाद में वो लोग भूलने लगते हैं। रटी हुई चीज को हम दिमाग में बहुत ज्यादा दिनों तक के रख नहीं सकते हैं, वह डिलीट हो जाती है। इसलिए हमको समझ के फिर अपने दिमाग में रखना है। तो हम उसको एक बार पढ़ने के बाद में अगर क्वेश्चंस आए तो हम उसको भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आप सभी लोग एक बार इन सब टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि इनमें से आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो जब हम इस टॉपिक पर जाएंगे तब आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है करके, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और हमको जवाब क्या देना है। तो आप सभी लोग एक बार देख लीजिए और फिर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए। सब समझ में आ गया?